हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, आज से जो है हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स पर क्लास 12th का जो फिजिक्स है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो 1 बाय 1 आप लोगों को जो है पूरा होल सिलेबस का जितना भी है वो सारा फिजिक्स का आपको कॉन्सेप्ट मेरे इस चैनल में डेली बेसिस में वीडियोज़ मिलेंगे, बिल्कुल भी फ्री में। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके उसको ऑल कर दे, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। ओके गाइज, तो क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला हमारे पास जो पहला जो भाग है उसका, उस पार्ट का जो नाम है, उस भाग का जो नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है उसको हम समझेंगे। एंड देन जो पहला जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है कुलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। तो कुलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र ये तो बहुत दूर की कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड आया है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए स्थिर का मतलब क्या है भाई, वो स्टेबल रहे। स्थिर का मतलब क्या हुआ, स्टेबल रहे एक जगह पर। और वैद्युतिकी का मतलब क्या है भाई, वैद्युतिकी का मतलब क्या है, वैद्युत है। अब वैद्युत के बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो जो वैद्युत स्थिर रहे, अब वैद्युत स्थिर कैसे रह सकता है इसका भी कॉन्सेप्ट है ना, तो इसके बारे में भी हम डीपली और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्थिर वैद्युत आप यहां पर समझ लीजिए कि स्टेबल रहे, जो भी चार्ज है, जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेबल रहे, तो वो स्थिर वैद्युतिकी में आ जाता है। ठीक, तो सारे जो है इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही आपका कॉन्सेप्ट है कुलाम्स लॉ। ठीक, तो कुलाम्स लॉ बताने से पहले हमें जो है कुछ पॉइंट जानने जरूरी है, और पहला जो पॉइंट हमारा आता है उस पॉइंट को हम जानते हैं विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कहाँ से आया? अब एक थ्योरी है, छोटा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है ये। ठीक है, उस टाइम जो है कुछ ऐसे साइंटिस्टों द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने जो कांच की जो छड़ है ना, वो रेशम से रगड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जो आबनूस जो होता है ना, एक टाइप का पदार्थ होता है, उसको जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो कुछ जब रगड़ा गया तो देखा गया कि कुछ हल्के जो पदार्थ होते हैं, वो जो है क्या करता है, उस छड़ से जो है ये जो हल्के पदार्थ है वो अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उस छड़ के तरफ जो है क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। अब ये जो अट्रैक्ट होने का कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बाद में इन सब चीज़ों में आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने, हर एक बच्चा ने लगभग ये चीज़ किया होगा, ये शरारत तो हर कोई करता है। तो जैसे क्लास में बैठते थे तो उस कंडीशन मैंने तो किया है। ठीक है, अब क्लास में जब बैठते थे तो कागज़ के टुकड़े जो है फाड़ करके हम जो है क्या करते थे कि स्केल लेते थे, स्केल लेकर के हम उसको बालों से घिसते थे, और घिसने के बाद वो कागज़ का जो टुकड़ा है उसको हम बेंच पर रख देते थे, और स्केल से घिसने के बाद जो है स्केल उस कागज़ के टुकड़े के पास लेकर के आते थे, वो घिसा हुआ जो बालों से घिस करके जो स्केल हम अपने हाथ में रखते थे उसको लेकर के आते थे। फिर क्या होता था, जो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते थे फाड़ के हम रख देते थे बेंच पर, वो कागज़ का जो टुकड़ा था वो स्केल द्वारा जो है क्या हो जाता था, अट्रैक्ट होकर के स्केल से चिपक जाता था। बट उस टाइम हम लोग जो है मजे मजे में ये सब चीज़ें खेलते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता था। बट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही इन सब चीज़ों से बनता है, और यही सारे जो छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सब को करने के बाद ही जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है विद्युत आवेश का जनरेशन हुआ, मतलब जनरेट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अब ये जो गुण है, ये जो गुण है कोई भी हल्के वस्तु को
जो है अट्रैक्ट करने का, है ना, जब किसी पदार्थ को हम घिस करके रगड़ करके, तो हो क्या रहा है यहाँ पर जो है आप लोगों का एक घर्षण हो रहा है, दो परतों के बीच में क्या हो रहा है, एक घर्षण हो रहा है। तो घर्षण होने के बाद जाकर के तभी तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसे ही कोई पदार्थ किसी हल्के पदार्थ को अट्रैक्ट करने लगे तो उस कंडीशन में हम उस पदार्थ को बोलते हैं विद्युतमय हो गया है, विद्युतमय, या फिर इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। आया समझ में, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और विद्युत की अगर मैं बात करूं, जो गुण के वजह से, जिस गुण के वजह से जो है वस्तु अट्रैक्ट करता है, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जो पदार्थ अट्रैक्ट करता है वो पदार्थ जो है हम बोलते हैं कि वो विद्युतमय हो गया है। जब हम पदार्थ को रगड़ते हैं किसी वस्तु से, जैसे मैंने स्केल को बताया कि आप बालों से रगड़ेंगे तो वो पदार्थ जो है जब हम रगड़ेंगे तो वो विद्युतमय हो जाएगा। कौन विद्युतमय हो जाएगा, जो स्केल होता है वो आपका विद्युतमय हो जाएगा, ठीक। और जब इस स्केल को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के आते हैं तो ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, जिस गुण के वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, उस गुण को हम बोलते हैं विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। और अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको और अनदर वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को जो थ्योरी है मैं आप लोगों को पढ़ करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या जो चार्ज है वो एक ही टाइप का होता है? नहीं, हम लोगों ने नॉर्मली नाम तो सुना होगा कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि जो है चार्ज हमारे पास एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है, ठीक। दो टाइप के चार्ज हम पढ़ते हैं, लेकिन ये हुआ कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ आवेशित हो जाती है। कांच का कोई छड़ है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कांच का छड़ है। पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब अगर इस कांच के छड़ को हम रेशम से रगड़े, मान लीजिए कि ये रेशम है, रेशम तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक, रेशम से रगड़े। इसी प्रकार आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी जाने पर आवेशित हो जाती है। तो अगर मैं दूसरा जो यहां पर बात करूं, आबनूस की छड़, इसको आप मान लीजिए कि आबनूस की छड़ है। आबनूस एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे एक प्रकार का पदार्थ होता है, जैसे कांच है वैसे ही है आबनूस भी। और आबनूस को अगर मैं बिल्ली की खाल से रगड़ूं, जो भी है, मान लीजिए कि बिल्ली है और बिल्ली की खाल से मैं क्या कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं उसको, ठीक, तो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। खाल से रगड़ी जाने पर आवेशित हो जाता है। जब कांच को हम रेशम से रगड़ेंगे तो कांच आवेशित हो जाएगा, और जब आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो ये जो आबनूस की छड़ है ये भी आपका क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। आया समझ में? आबनूस एक प्रकार का पदार्थ होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। एक प्रकार का पदार्थ है, जैसे कांच है नॉर्मली वैसा ही, ठीक। तो हम कहते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया, बोला था ना यहाँ पर विद्युतमय जिसको हम बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रीफाइड हो गया। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। जब कांच को हम रेशम से रगड़ेंगे और जब आबनूस को, ये आबनूस है, बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इसका जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है वो दोनों ही चार्ज जो है क्या होगा, आपका डिफरेंट टाइप का चार्ज होता है। ये कांच का छड़ है, कांच का जो छड़ है उसको हमने रगड़ा, पहले ये रगड़ करके इसको हमने क्या कर दिया है, एक डोरे से लटका दिया है। ये कांच का छड़ है, ठीक है, ये कांच की छड़ है, इसको हमने रगड़ा पहले रेशम से रगड़ने के बाद यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको एक डोरे से लटका दिया है। एंड देन सेकंड थिंग क्या कह रहा है इसमें, और फिर सिमिलरली एक और कांच का जो छड़ है, ये मान लीजिए कांच का जो छड़ है दूसरा वाला, इसको भी हमने क्या कर दिया है, रेशम से रगड़ा। दोनों ही कंडीशन सेम है ना।
इसको भी, इस वाले कांच को भी हमने क्या कर दिया है, रेशम से रगड़ा है, और इस वाले कांच को भी हमने रेशम से रगड़ा है। रगड़ने के बाद हमने इसको हैंग नहीं किया है, इसको हमने क्या किया है, इस पहले वाले जो छड़ है इस छड़ के पास हमने लेके आने की कोशिश की हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ करके इस कांच के छड़ के पास जो है लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हुआ क्या है, यहाँ पर सेम एक कांच का छड़ है, ये पहला वाला कांच का छड़ है, इसको हमने क्या किया है, रेशम से रगड़ा। दूसरा वाला कांच का छड़ है, इसको भी हमने क्या कर दिया है, रेशम से रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद एक को तो हमने डोरी से लटका करके हैंग कर दिया है, लेकिन दूसरे को हमने लटकाया नहीं है। अब इसको घिस करके रेशम से रगड़ करके हम पहले वाले कांच के पास लेकर के आते। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि ये दोनों ही जो छड़ है वो आपका एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब क्या है कि एक दूसरों से दूर भागता है, आया समझ में, दूर भागता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम आबनूस के लिए देखेंगे। आबनूस के लिए क्या है कि मान लीजिए कि एक आबनूस का छड़ है ये, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया है, बिल्ली की खाल से रगड़ा। रगड़ने के बाद इसको भी हमने सिमिलर वे में क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है। ये है हमारा आबनूस, ये आबनूस। फिर एक सिमिलर आबनूस का जो छड़ मैंने लिया है और उसको भी मैंने क्या कर दिया है, बिल्ली की खाल से रगड़ा। और रगड़ने के बाद मैंने क्या किया है, इसको इस आबनूस के छड़ के पास लेके आने की कोशिश किया। तो ये भी हमारा देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि ये भी हमारा जो है क्या करता है, दूर हटाता है, ठीक, दूर हटता है, ये देखा गया है। और सिमिलरली इसमें भी देखा गया कि दूर हटता है। क्या दूर हटता है, ये जो दोनों छड़े हैं आबनूस की और ये कांच की, तो ये दोनों ही दूर हटने लग जाता है। लेकिन ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे जिसको हम तीसरा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्या है तीसरा एक्सपेरिमेंट, देखिए, एक कांच की छड़ को, कांच का जो छड़ है ये, मान लीजिए कि ये जो कांच का छड़ है उसको हमने क्या कर दिया है, रेशम से पहले अच्छे से रगड़ा। रगड़ने के बाद उसको हमने क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है, ठीक, लटका दिया है। ये है आपका कांच, यहां पर लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज मत होइए, कांच है। उसके बाद दूसरा, जैसे यहां पर दोनों ही हमने कांच को रेशम से रगड़ा था या फिर आबनूस को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा था, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन अब जो थर्ड कंडीशन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम कांच की छड़ को पहले रेशम से रगड़ेंगे, फिर हैंग कर देंगे, फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ देंगे। रगड़ करके फिर हम क्या करेंगे, यहां इसके पास लेके आएंगे, ठीक। आबनूस की छड़ को ऐसे थोड़ा सा मैं मोटा बना देता हूं, ये आबनूस है मान लीजिए। तो जब मैं क्या करता हूं, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ करके लटका देता हूं और एक आबनूस की छड़ है उसको मैं बिल्ली की खाल से रगड़ता हूं। रगड़ने के बाद जो है क्या कर देता हूं, इस कांच की छड़ के पास लेके आने की कोशिश करता हूं। तो उस कंडीशन में ये देखा गया है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने निकल करके आया है जब हमने 1 बाय 1 क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, फिर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके एक दूसरे के पास रखा तो एक दूसरे से दूर हटने लगा। सिमिलरली आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और दूसरे आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा तो एक दूसरे के पास लाने की कोशिश किया तो वो रिपेल करने लगा, दूर हटने लगा। लेकिन अगर मैं कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा, लटकाया और फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से जो है रगड़ा और फिर उसके पास लाने की कोशिश किया तो वो दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो थ्योरी है इससे क्या पता चलता है, इससे हमारे पास ये पता चलता है कि जो चार्ज है वो आपके दो टाइप का चार्ज होता है। जो आवेश होता है वो दो प्रकार के आवेश हमें मिल जाते हैं। एक तो वो जब हमें कांच की जो छड़ है उसको हमने रेशम से रगड़ा तब मिला हमें कांच के उसमें, फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा तो आबनूस की छड़ में एक टाइप का जो है हमें क्या मिल गया है, चार्ज मिल गया, ठीक, इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं हम, क्योंकि ये भी जब रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, विद्युतमय हो जा रहा है, कांच की छड़ भी और आबनूस भी, समझ में आ? तो इनमें जो है इससे ये पता लग रहा है कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक इसमें
और एक इसमें, तो इसमें जो प्रकार का आवेश आएगा उसको हम बोलेंगे, तो जो ये कांच पर जो आवेश आता है वो हमारा धनावेश, और जो आव्यूह की छड़ पर जो आवेश आ जाता है वो हमारा आ जाता है ऋण आवेश। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या पता लग रहा है, जब कांच को रेशम की छड़ से हमने रगड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर कांच में क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी धनावेश, और जब इसको भी हमने इस वाले कांच को भी रेशम से रगड़ा तो इसमें भी धनावेश आ गया। ठीक, सिमिलरली आव्यूह में अगर मैं ऋणावेश की बात करूं तो जब इस वाले आव्यूह को जो है बिल्ली खाल से रगड़ा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर सिमिलरली इसको भी जब हमने रगड़ा तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या पता लग रहा है कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपका पास में लाने की हम कोशिश करते हैं दो पॉजिटिव चार्ज को, तो उस कंडीशन में दोनों ही चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करता है। ठीक, मतलब रिपेल करता है, दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है, ये जो वर्ड है हिंदी में आप लोग याद रखिएगा, प्रतिकर्षित। ठीक, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज ये भी प्रतिकर्षित करेगा। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है उस कॉन्सेप्ट से एक ही बात क्लियर होता है कि इस दुनिया में अगर दुनिया में चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो दो ही टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो होप कि आप लोगों को जो विद्युत आवेश है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। मैंने एक प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया है, उस प्रैक्टिकल को आप लोग करके जरूर देखिएगा। ठीक है, स्केल को आप बालों से रगड़िए और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जो है के पास लेके जाने की कोशिश करिए। ठीक, हल्के कोई कागज का टुकड़ा ले लीजिए और उसके पास ले जाइए, देखिएगा अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, एक थ्योरी बेसिस पर हो गया। और अभी हम यहाँ पर एक जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और बाकी कल जो है कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते कूलॉम्स लॉ में डायरेक्ट पहुंच जाता है, डायरेक्टली वो चैप्टर का नाम कूलॉम्स लॉ है तो वो कूलॉम्स लॉ से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ कूलॉम लॉ को पढ़ने से नहीं हो जाता है। अब आप लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए कि कूलॉम्स का जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में किस लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज हो रहा है इसका। तो फिजिक्स पढ़ते टाइम, मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम, केमिस्ट्री पढ़ते टाइम इन सब चीज़ों का आप लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जैसा कि नॉर्मली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो जितने भी पदार्थ है ना, वो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है ना, परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। और अगर हम एक छोटे से परमाणु की कल्पना करें, एक छोटे से परमाणु की कल्पना करें तो ये है, मान लीजिए नॉर्मली पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बनता है, और जो परमाणु है वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से मिलकर के बनता है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया है, एक नॉर्मली एक परमाणु जो है एक परमाणु का कंसिडर कर लिया है। अब ऐसे छोटे छोटे परमाणु मिलेंगे बहुत सारे, तब जाकर के एक पदार्थ बनेगा। और पदार्थ से क्या मतलब है, पदार्थ का मतलब है कि कोई भी वस्तु, ठीक, कोई वस्तु, वो सारे ही आपके पदार्थ ही है। ठीक है, पदार्थ के हमारे कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर ये सारे आपके क्या है, पदार्थ है, तो कहीं ना कहीं ये जो पदार्थ बना है वो सारे आप लोगों के परमाणुओं से मिलकर के ही बना है। और हम सिर्फ यहाँ पर अगर परमाणु को जान लेंगे कि परमाणु क्या होता है तो उस कंडीशन में आपको पदार्थ का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ परमाणुओं का डिस्कशन करेंगे, फिर जाकर के पदार्थ के बारे में देखेंगे पदार्थ कहाँ से बनता है, एक्चुअली पदार्थ की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से। तो उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब ये जो परमाणु है, परमाणु के बारे में ये एनालाइज किया गया है कि परमाणु का जो बीच का जो भाग होता है ना, ये मान लीजिए एक परमाणु लिया तो इसका जो एक बीच का भाग होता है, ये एक भारी, जिसको हम बोलते हैं भारी भाग होता है, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं।
ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो नाभिक है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बनता है। ये जो नाभिक दिख रहा है आपको, ये नाभिक बहुत भारी होता है, ठीक है, भारी नाभिक भारी होता है और ये जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बनता है, ठीक। और एक कण और होता है जो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर जो है कक्षाओं में वितरित रहता है, जो कि एक निश्चित कक्षाओं में वो क्या करता है, घूमता रहता है। ये चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा कि पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इस टाइप से, फिर 2, 8, 18 इस टाइप से जो है हम दिखाते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा इसे, ठीक है। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, जो परमाणु जो बनता है, उसको बनने के लिए सबसे पहला उसमें आ जाता है नाभिक। नाभिक में आपका क्या क्या मिल जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक प्रकार का कण और होता है जो कि इस नाभिक के चारों ओर परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, वो घूमता रहता है, और उस कण को हम बोलते हैं, ये कण है सारे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक चीज एनालाइज ये किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण, नेगेटिव पार्टिकल, ये चीज ध्यान रखना। और जो प्रोटॉन होता है वो आपका एक क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। और जो ये न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ही जो है परमाणुओं का उत्पत्ति होता है। अब आप लोग बताओगे कि परमाणु दिखता कहाँ पर है, ये कहीं पर नहीं दिखेगा। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है जो कि आपको दिखेगा नहीं। अब छोटे छोटे परमाणु, अब जैसे मैं एक चौक की बात करता हूँ, चौक को अगर हम पूरा डस्ट बना देंगे, पाउडर बना देंगे, है ना, तो चौक क्या करेगा, धीरे धीरे एक एक जो कण होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डस्ट बनता रहेगा और जो चौक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है नॉर्मली, है ना। तो जो भी हमारे पदार्थ बनते हैं वो सारे छोटे छोटे कण से मिलकर के बनते हैं, और उन छोटे छोटे कणों को ही हम जो है क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत रहा, लेकिन इसमें अभी भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटता है। कैसे छूटता है, ये जो कण है प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन कण है, ये हमारा नेगेटिव होता है, और ये जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम नाभिक को बोलते हैं धनात्मक होता है, नाभिक जो है धनावेशित होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसका तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले ही देख रखा है कि जो है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को जो है क्या करता है, रिपेल करता है। अब इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने होप की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस टाइप से इसको अट्रैक्ट करता है, क्या होता है इसके नाभिक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले है नहीं, अभी यहाँ पर नॉर्मली हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब ये जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें आवेश होता है। अब आवेश के बारे में हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। अब आवेश को सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन में ऋणावेशित होता है जितना, उतना ही प्रोटॉन में धनावेश होता है, ठीक। अब एक बात यह है कि कोई भी अगर परमाणु है तो उस परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। तो इस प्रकार से जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको हम बोलते हैं उदासीन परमाणु। तो जो भी परमाणु होते हैं, परमाणु इन जनरली उदासीन होते हैं। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही उसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसी परमाणु में जो है बराबर ही होते हैं। जनरली आप जितने ही परमाणु देखते हैं, जितने पदार्थ देखते हैं, जो परमाणु देखते हैं, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक। अब इन केस कि अगर मैं कोई भी एक परमाणु लेता हूँ, ठीक, कोई भी एक परमाणु लेता हूँ और उसमें से मैं क्या कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। जैसे मैं मान लो कि एक परमाणु सोडियम का लेता हूँ, है ना, एक परमाणु सोडियम का लेता हूँ। अब सोडियम का आप लोगों को पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11 होते हैं,
ठीक, 11 होते हैं। अब 11 होने के लिए अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, इसका अगर मैं विन्यास करूं तो पहली कक्षा में 2, फिर 8 और लास्ट कक्षा में 1 बच रहा है। तो इसका मतलब सोडियम में कितने कक्षा हो गए? सोडियम में आपके 3 कक्षा हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी में 1, है ना, तो 11 हो गए टोटल। अब यहां पर बात आती है कि अगर इस सोडियम परमाणु से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है, ठीक। अब ये मान लीजिए मैं एक सोडियम का परमाणु बनाता हूं, ये सोडियम है, एक कक्षा ये है जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा आपका ये है जिसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा ये बना देता हूं जिसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो यहां से थोड़ी निकलेगा, यहां से थोड़ी निकलेगा, वो तो भाई लास्ट वाले कक्षा से निकलेगा ना। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट भी यहां पर लगता है। क्या लगता है कि नाभिक से जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वो नाभिक का जो प्रोटॉन है उतना ही तेजी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जितना पास होगा, भाई पास होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर है और ये नाभिक से यहां पर है इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसकी दूरी ज्यादा हुई। और इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसका नाभिक से जो दूरी है वो थोड़ी कम हुई। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक द्वारा जो है ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के द्वारा जो है थोड़ा सा धीमे से अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ज्यादा तेजी से अगर अट्रैक्ट करके रखा जाए तो उसको निकालना छुड़ाना जो है बहुत मुश्किल होता है, समझ में? तो यहाँ थोड़ा कम अट्रैक्शन है, इसीलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बाहर वाला ही निकलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गया, अब मान लीजिए इसमें हमारे अगर 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम में, जो सोडियम है, सोडियम में अगर की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, फिर प्रोटॉन भी 11 ही होंगे क्योंकि उदासीन थे। अब इन केस अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाल देता हूं बाहर, तो यहां पर हो गए 10, यहां पर हो गए 11, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए? फिर 10 हो गए, और प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो आपके क्या हो गए? 11 हो गए। तो कभी भी इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेशित चार्ज आ जाता है। धनावेशित चार्ज क्यों आया है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिव होता है और प्रोटॉन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो घट गया है, और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है वो आपका क्या हो गया? फिर नेगेटिव के मुकाबले में 1 ज्यादा हो गया। यहां पर कितना हो गया? +1, 1 ज्यादा ही तो हुआ, 10 के मुकाबले में 11 क्या हुआ? +1 हुआ। तो Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो Na के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक। तो अगर कोई भी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो परमाणु धनावेशित हो जाता है, ठीक। क्या होता है? अगर कोई परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो परमाणु आपका क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित परमाणु क्या शो करता है? उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तभी जाकर के वो उसमें क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर कभी भी आपको डायरेक्टली कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल दिख जाए तो आप लोगों को डायरेक्टली वहां पर ये समझना है कि उस पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला वो इस चार्ज से पता लगेगा। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा Mg 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो इस टाइप के आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में। तो ये देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, धनात्मक चार्ज है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। समझ में? इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? सॉरी, इसको मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 3 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो कभी भी कोई भी परमाणु के ऊपर धनात्मक चार्ज कब आता है? धनात्मक आवेश कब आता है? जब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और धनात्मक चार्ज वाला जो धनात्मक पार्टिकल है वो क्या शो करता है? किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की कमियों को शो करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी परमाणु से, या तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे परमाणु में आ जाता है। तो निकलने वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब इन केस अगर मान लीजिए कि सोडियम में, या फिर अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, NaCl का लेते हैं, ये बढ़िया एग्जांपल रहता है। NaCl
Cl। अब जो क्लोरीन होता है उसका 17 होता है, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 और यहाँ पर 7, तो लास्ट कक्षा में आपका कितना रहेगा 7 रहेगा। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ Cl कर देता हूँ, लास्ट कक्षा में कितना रहेगा 7 रहेगा। अब मान लीजिए कि ये क्लोरीन क्या कर देता है, ये जो सोडियम है, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर सकता है रिलीज कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज कर देता है नॉर्मली। फिर क्लोरीन क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अब क्लोरीन के पास ऑलरेडी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था 7 था, समझ में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 7 थे। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे क्लोरीन में, इलेक्ट्रॉन भी जो है 17 और प्रोटॉन भी हमारे कितने थे 17 थे। लेकिन जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो उस कंडीशन में जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है इस क्लोरीन में वो कितना हो गया 18 हो गया। लेकिन जो प्रोटॉन है वो तो हमारा 17 ही रहा, 17 रहा। तो अगर देखा जाए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक कम है ना, एक कम है, एक कम ही तो है, इस नेगेटिव चार्ज से एक कम है ये पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास जो है एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाता है। तो ये जो परमाणु में कभी भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज दिख जाए किसी परमाणु में तो उसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, समझ में, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, समझ में। मतलब नेगेटिव चार्ज जब भी दिख जाए तो आपको समझना है कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। कितना अधिक है वो आपको यहाँ पर चार्ज देख करके पता लगाना है कि यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, आप लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी कल जो रहेगा, कल का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आवेश का जो संरक्षण का नियम है, ठीक है ना, आप लोगों ने जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ठीक, तो उसी प्रकार से जो चार्ज है ना, आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। फिर आवेश संरक्षण के नियम के जस्ट बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि कूलॉम्स नियम क्या होता है। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।